नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 22 जुलाई 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला आर्टिकल एक द्वारिका में बच्ची पे उत्पीड़न पे है। तो उसके रिलेटेड एक लाइन लिखा गया है, नाबालिग बच्चा पेट के लिए अगर काम करे तो वह है बाल अपराध, और पैसे वाले का बच्चा अगर सीरियल में काम करे तो वह है बाल कलाकार। इतना दोगला पर ठीक नहीं है। तो इसी से रिलेटेड आइए हम आर्टिकल शुरू करते हैं। इसके आर्टिकल में कहा गया है कि ये मामला द्वारका का है। द्वारका में एक 10 वर्षीय बच्ची एक पायलट और उसके हस्बैंड के यहाँ रहती थी, जो कि एक 4 वर्षीय बच्चे के लिए केयरटेकर के रूप में काम करती थी। लेकिन उसे इतना उत्पीड़ित किया गया, उसके सर में गर्म लोहे से मारा जाता था और 2-3 हफ्ते से उसके माँ बाप से भी उसे बात नहीं करने दिया गया था। इस तरह का उत्पीड़न और भी पहले हो चुका है। यहाँ पेपर में दिया गया है 2017 में जनवरी में भी ऐसा मामला घटा था, फिर अक्टूबर 2013 में हुआ है, उसके बाद नवंबर 2013 में हुआ है। इस तरह के अनेक घटनाएं घट रही है। जो स्थानीय प्रशासन है या जो नेता लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? सवाल ये है कि महिलाएं कब तक अब सुरक्षित है? गरीबी का हर कोई मजाक उड़ा रहा है। आखिर वो गरीब है तभी तो दूसरे के चौखट पार करके अपने पेट के लिए कोई काम करने जा रहा है। उसके पिता जो है वो मजदूर हैं और माता जो है घर में काम करती है, दूसरे घर जा जाकर झाड़ू पोछा काम करती है। अब बताइए, जो ये द्वारका के लोग थे, द्वारका के कपल थे, वो रिक्वेस्ट करके गए थे मजदूर के पिता से कि बच्ची को मेरे यहाँ भेज दीजिए, बच्चे की देखभाल के लिए उसका अच्छा सा रहन सहन होगा और उसे बढ़िया शिक्षा भी दिलाऊंगा। ये वादा करके गए थे और इस तरह से टॉर्चर किया गया। मात्र मई में ले गया है और ये जुलाई है, 2 महीने में ये हाल हो गया उस बच्ची का। ये है पूरा का पूरा आर्टिकल जो मैंने अभी बताया। बच्ची अब अकेले रहने में भी डर रही है। तो आइए लड़कियों के बारे में और क्या क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बालिकाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें है कन्या शिशु हत्या और भ्रूण हत्या। भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या मजबूत बेटे की चाहत, हमेशा बेटे की चाहत के कारण कन्या का भ्रूण हत्या किया जाता है। उसके दहेज की प्रथा, उत्तराधिकार की पितृसत्तात्मक आवश्यकता के कारण हमेशा बालिकाएं शिकार होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक का सबसे कम लिंगानुपात 914 दर्ज किया गया। मतलब कि उस उम्र में बच्चे की चाहत में बालिकाओं को मारते जा रहे थे जिससे कि मेरा बच्चा बेटा हो, जिसमें 30 लाख लड़कियां लापता है। 2001 में 78.8 मिलियन से 2011 में 75.8 मिलियन हो गया। बाल विवाह, हर साल भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी हो जाती है, जिससे यह दुनिया में बाल बधुओं की सबसे बड़ी संख्या का घर बनता जा रहा है, जो वैश्विक कुल का 1/3 है। 15 से 19 आयु वर्ग की लगभग 16% किशोरियां वर्तमान में विवाहित है। इतना ज्यादा कानून बनाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके कार्यान्वयन नहीं हो पा रहे। अब सोचिए, वही जो पेपर में आर्टिकल है, आसपास के जितने भी पुलिस वाले हैं उन्हें कंप्लेन भी किया गया, फिर भी गरीबी के कारण वो आगे नहीं पहुंच पाते हैं। और ये रसूखदार लोग जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं वो इससे गलत फायदा उठाते हैं। नेता लोग जो गलत फायदा उठाते हैं पावर का। जबकि बाल विवाह में गिरावट आई है, यह मामूली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 15-16 में 27% से 19-20 में 23% हो गए। बाल विवाह में कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत से बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। अब देख लेते हैं शिक्षा में क्या है स्थितियां बालिकाओं की। लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है और वे घरेलू काम में भी अधिक व्यस्त रहती है और कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल न जाने वाली महिलाओं की शादी होने या उसकी शादी से पहले से ही तय होने की संभावना उन लड़कियों की तुलना में 3.4 गुना अधिक है जो अभी भी स्कूल में है।
मतलब जो स्कूल छोड़ देती है उसके माता पिता सोच लेते हैं कि इसका जल्द से जल्द शादी कर देना है और अपना छुटकारा पा लेना है। अब स्वास्थ्य एवं मृत्यु दर। भारत में लड़कियों को अपने घर के अंदर और बाहर अपने समुदाय में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और भारत में असमानता का मतलब लड़कियों के लिए असमानता का अवसर है। भारत में 5 साल से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 8.3% अधिक है। वैश्विक स्तर पर लड़कों के मामलों में यह 14% अधिक है। सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया लड़कियों के उत्थान के लिए। लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोका गया। गिरते लिंग अनुपात को संबोधित करने के उद्देश्य से 2015 में लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी। वर्तमान में क्या है मुझे कमेंट करके बताएं। अब देख लेते हैं अगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई। यह लड़कियों के बच्चों की भविष्य की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए निवेश करने और धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि लड़कियों के माता पिता पे अतिरिक्त बोझ न पड़े, सरकार सहयोग कर दे थोड़ा बहुत। CBSE उड़ान योजना उड़ान प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन और स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच शिक्षण अंतर को संबोधित करने के लिए CBSE द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, जिससे कि लड़कियों का इंजीनियरिंग के संस्थान में भी ज्यादा नामांकन हो सके। माध्यमिक शिक्षा के लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना NSIGSE यह 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित मतलब कि इसमें 50% पैसा स्टेट देगा और 50% सेंटर देगा। वहीं सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होता है तो उसमें 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना है। खासकर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना और ऐसी लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। बाल विवाह में देरी का समाधान शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में निहित है, क्योंकि यह प्रथा एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। जिस भी लड़की का बाल विवाह नहीं होता है वो शिक्षा में कुछ न कुछ ग्रहण कर ही लेती है, शिक्षा ग्रहण कर लेती है, वो शिक्षित हो जाती है। स्कूलों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण और यौन शिक्षा से भी मदद मिलेगा। जैसे बच्चियां अगर स्कूल जाएगी वहां उन्हें अलग अलग तरह के कौशल विकास होंगे, स्किल सिखाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें यौन शिक्षा की भी जानकारी होगी। विवाह की आयु में वृद्धि। इस नए कानून बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, जो जबरदस्ती के उपायों से कहीं अधिक प्रभावी होगा। NFHS ये जो मैं लिखता हूं इसको गूगल में सर्च करके कम से कम थोड़ा इसका टर्म को समझने का प्रयास कीजिए। के निष्कर्ष लड़कियों की शिक्षा में अंतराल को कम करने और महिलाओं और बच्चों की दयनीय पोषण स्थिति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की भी याद दिलाता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल हो गया बालिकाओं के प्रति। अब देखते हैं द हिंदू का अगला आर्टिकल। यह है मोदी रेज एप्लीकेशन ऑफ तमिल्स विथ रानी। इसका सिंपल मतलब है जो इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है इसके लिए 1987 में एक अकॉर्ड बनाया गया था श्रीलंकन के लिए, जिसे 13th अमेंडमेंट कहते हैं। इसमें सिंपली मतलब यही था कि जो तमिलियन है, इसको शुरू से मैं समझाता हूं कि जब श्रीलंका की आजादी हुई थी तो उसके भाषा में 2 कम्युनिटी में बंटवारा हो गया था। पहला जो था वो सिन्हली भाषा समुदाय के लोग थे और दूसरा जो थे तमिल भाषा के लोग थे। तो सिन्हली के लोग सरकार बनाए, उसके बाद इसके विरोध में बहुत लंबे समय तक सिविल वॉर हुआ। ठीक है,
तो विवाद क्या क्या है? तो विवाद यहां पे है कि श्रीलंका द्वारा भारत पर आरोप लगाया जाता है कि भारत जो है वो तमिल समूह का समर्थन करता है। भारतीय मछुआरे पर आरोप लगाया जाता है कि वे निरंतर श्रीलंका के स्वायत्त समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद श्रीलंका में चीन का प्रभुत्व, जिससे भारत को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि चीन का अगर स्थिति मजबूत होने लगेगा हिंद महासागर के क्षेत्र में, तो ये भारत की सबसे बड़ी परेशानी। अभी हाल का ही मैटर है, चीन के द्वारा एक सबमरीन को लाया गया था श्रीलंका में, जिससे कि सैटेलाइट को ट्रैक किया जाता था। अब जैसे कि भारत का जो मैप है, ये जो एरिया है श्रीहरिकोटा हो गया, बे ऑफ बंगाल में अनेक तरह के लॉन्चेज होते हैं, जिसे ट्रैक करना, यहाँ पे अगर श्रीलंका है तो चाइना का प्रभुत्व अगर बढ़ जाता है तो ये भारतीय गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है, जो भारतीय सामरिक स्थिति को कमजोर करने किया जा सकता है चाइना के द्वारा। तो चीन का श्रीलंका में बड़ी मात्रा में निवेश से भारत सतर्क हो गया है और भारत भी बड़ी मात्रा में श्रीलंका में निवेश कर रहा है। ठीक है, अब ये 13 संशोधन का ही मेनली मामला, अगर एग्जाम में आए भी कि 13 आर्टिकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किससे संबंधित है, तो क्लियर हमें बताना है इंडिया और श्रीलंका से। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के विवाद से। अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उस समय JR जयवर्धने दोनों ने 1987 में यह साइन किया था, सभी तमिलियन प्रोविंस को सभी नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, परंतु मिला नहीं। अभी हाल में मोदी जी ने, जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उनसे मुलाकात की है और अभी ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो 13th अमेंडमेंट में जो दोनों के बीच समझौता हुआ था उसे लागू कर दिया जाए। अब ये देखते हैं कि श्रीलंका महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए। तो भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में FDI निवेश किया जाता है। ठीक है, ये है 1.7 बिलियन USD। उसके बाद भारत श्रीलंका के बीच में लगभग 60% श्रीलंका के निर्यात से लाभ मिलता है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 रक्षा अभ्यास भी शुरू किए गए हैं, जिसमें मित्र शक्ति जो है मिलिट्री से है और ये नेवी से है, नेवी एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर निवेश भी बड़ी मात्रा में किया जाता है भारत के द्वारा यहाँ, और बिम्स्टेक और सार्क, ये दोनों का मेंबर भी है श्रीलंका। इसीलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका के साथ हमारी स्थिति मजबूत रहे, और भारत हमेशा से फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी में विश्वास करता है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, पब्लिशर और प्लेटफॉर्म इम्बैलेंस नीड। इसमें सिंपल तरीके से समझाया जाए तो ये जो विवाद है पब्लिशर और प्लेटफॉर्म के बीच में, पब्लिशर का मतलब हो गया न्यूज़पेपर, जो न्यूज प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूज बनाते, न्यूज कवर करते हैं, और प्लेटफॉर्म हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो कंटेंट तो इनके होते हैं। बहुत से आज भी देख रहे हैं कि जो हमारा मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया का, किसी भी न्यूज को टेम्पर करके या फिर मॉडिफाई करके, चेंज करके, और कभी धार्मिक, कभी जातिगत, अनेक प्रकार के मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी भी लोग उस कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म पे जाने लगे और न्यूज देखना कम करते जा रहे हैं। इससे होता क्या है कि इस पे एंगेजमेंट कम होती है, जिससे कि इनका इनकम कम होता है, परंतु इन्हीं के कंटेंट के कारण इन पे लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा है, इनके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि ये एडवर्टीजमेंट कंपनियां इन्हें ज्यादा मिल रही है और इन्हें नुकसान हो रहा है। इसी के समाधान के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बिल लाया
जिसमें ये क्लियर बैन कर दिया कि जो न्यूज है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक है, यही पूरा का पूरा आर्टिकल में दिया गया है। इसमें इंडिया के बारे में कहा गया है कि अभी तक इस पे इंडिया का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, बहुत ही सुस्त है, अभी इधर रिस्पांस नहीं दे पा रहा है उतना। मतलब कि इंडिया में सारी स्थिति ठीक है, अभी यहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं है पब्लिशर और प्लेटफॉर्म के बीच में। लेकिन और भी वर्ल्ड के बहुत से कंट्री हैं जहां ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इसे सुधारने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के बिल की तरफ आगे बढ़ने पे विचार कर रहे हैं। जैसे ब्राजील हो गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रहे हैं। और न्यूज़पेपर की जो कंपनियां हैं, जो पब्लिशर हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, वो चाह रहे हैं कि प्रॉफिट जो हो हमें हो, हमारे कंटेंट से हमारा ही प्रॉफिट नहीं हो पाता है और हमारे कंटेंट, हमारे मेहनत के कारण जो ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये इसका मिसयूज करते हैं। तो यही पूरे आर्टिकल में था। तो कैसा लगा मेरा ये डिस्कशन जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।